हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली बड़ी खबर यह है कि इजरायली मुसाफिर जहाज़ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहर मक्का और जद्दा के हवाई सीमा से होता हुआ भारत पहुंचा है। हालांकि अभी सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने का मुआहदा होना बाकी है, फिर भी वहां इजराइल का असर इस तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरी खबर, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग बंदी हो गई है। रूस के मीडिएशन से ये मुआहदा हुआ है, जिसके तहत अजरबैजान को उसके कई इलाके वापस मिलेंगे। अजरबैजान में इसे बड़ी जीत समझा जा रहा है, जबकि आर्मीनिया में वहां के प्राइम मिनिस्टर को लोग सरकारी दफ्तरों में घुसकर तलाश कर रहे हैं और उसे गद्दार कहकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि मुल्क की बागडोर फौज के हाथ में दे दी जाए। आज की दोनों खबरें काफ़ी अहम हैं, एपिसोड आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके अजरबैजानी काउंटर पार्ट इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान ने कारबाख में जंगबंदी के लिए मुश्तरका ऐलान पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी प्रेसिडेंट ने कहा है कि 10 नवंबर यानी आज की आधी रात से जंगबंदी लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि समझौते में यह तय किया गया है कि अजरबैजान और आर्मीनिया की फौजें इस वक्त जहां पर हैं वहीं रुक जाएंगी, जबकि काराबाख के अंदर और उससे मिलने वाले आर्मीनिया के बॉर्डर पर अमन फौज तैनात होगी। इससे पहले आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान ने ऐलान किया था कि हमने तकलीफ देह जंगबंदी समझौते पर दस्तखत किए हैं, ताकि जंग रुक जाए और आने वाले दिनों में हम इस बारे में अपने मुल्क के लोगों को नेशनल एड्रेस में तफसील से बताएंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते की बातें इतनी तकलीफ देह हैं कि उन्हें बयान नहीं किया जा सकता, मगर फौजी हालात के गहरे एनालिसिस और जानकारों के अंदाजे की बुनियाद पर मैंने ये फैसला किया है। आर्मीनियाई प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यह समझौता इस इत्मीनान के बाद किया गया है कि इससे बेहतर कोई और हल मुमकिन नहीं है। उधर अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने समझौते पर दस्तखत के बाद कहा है कि 6 हफ्ते की जंग के बाद जिस समझौते पर दस्तखत हुए हैं वो आर्मीनिया की शिकस्त है और उसके जरिए हथियार डाल देने के बराबर है। अलीयेव ने कहा कि हमने आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर को इस समझौते पर दस्तखत करने और हार कबूल करने पर मजबूर कर दिया। अलीयेव ने कहा कि नगोर्नो काराबाख में अमन प्रोसेस में तुर्की की फौज भी शामिल रहेगी। दूसरी तरफ आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर के जंग बंदी के समझौते पर दस्तखत के ऐलान के फौरन बाद काराबाख में लोग गुस्से में हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करने वालों ने हमला कर दिया है और बहुत सी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। आपको बता दूं कि पिछली 27 सितंबर को काराबाख के मामले पर अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग शुरू हुई थी, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। आर्मीनिया न्यूज़ की वेबसाइट पर इस पूरे मुआहदे का अंग्रेजी ट्रांसलेशन छापा गया है। इसमें 9 पॉइंट्स का जिक्र है। इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि हम अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव, आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोलाई पशिनियान और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया है कि नंबर 1, नगोर्नो काराबाख इलाके में पूरी तरह जंगबंदी 10 नवंबर 2020 को मॉस्को के वक्त के मुताबिक 00 बजे यानी रात की आधी रात को 12 बजे लागू हो जाएगी। दूसरे ये कि आर्मीनिया के कब्जे वाला अजरबैजान के इलाके अगदम और गज़ख 20 नवंबर 2020 तक अजरबैजान में वापस दे दिए जाएंगे। इस एग्रीमेंट में तीसरा नुक्ता यह है कि नगोर्नो काराबाख में संपर्क की रेखा के साथ और लाचिल गलियारे के साथ रूसी अमन फौजें, जिनकी तादाद 1960 होगी, सिर्फ छोटे हथियारों, 90 बख्तरबंद गाड़ियों, 380 अदद ऑटोमोबाइल और स्पेशल इक्विपमेंट के साथ
तैनात की जाएगी। इस एग्रीमेंट का चौथा पॉइंट यह है कि रूसी अमन फौज को आर्मीनियाई फौज की वापसी के पैरेलल तैनात किया जा रहा है। रूसी फौजियों के इलाके में रहने की मुद्दत 5 साल है, जो अगर दोनों मुल्कों में से कोई एक की तरफ से इसके ख़त्म करने की 6 महीने पहले दरख्वास्त नहीं करता तो ऐसी हालत में ऑटोमेटिक तरीके से ये मुद्दत 5 बरस के लिए और बढ़ जाएगी। अगली कंडीशन ये है कि इस जंगबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए पीस कीपिंग सेंटर बनाया जाएगा। समझौते का 5वां पॉइंट यह है कि आर्मीनिया 15 नवंबर 2020 तक केलबाजर इलाके को अजरबैजान को वापस कर देगा और 1 दिसंबर 2020 तक लाचिन इलाके 5 किलोमीटर चौड़े लाचिन गलियारे को छोड़ते हुए नगोर्नो काराबाख का आर्मीनिया से कनेक्शन बाकी रखते हुए वापस दे देगा। और साथ साथ ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि शूशा या जिसे शूशी शहर भी कहा जाता है उस पर कोई असर नहीं होगा। एग्रीमेंट के और कई बिंदु हैं जिन पर यहाँ वक्त की कमी की वजह से तफसील से बात नहीं की जा सकती। उधर तुर्की के बड़े अखबार डेली सबाह ने आज रिपोर्ट दी है कि तुर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर मुस्तफ़ा शेंटॉप ने TRT टेलीविज़न चैनल से बात करते हुए कहा है कि आर्मीनिया ने कबूल किया है कि वो सरेंडर कर रहा है। शेंटॉप ने भाई मुल्क अजरबैजान की फौज को जीत की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि अब से इलाके में अमन और खुशहाली कायम की जाएगी। आर्मीनिया को काराबाख वापस देने के लिए मजबूर किया गया है जिस पर उसने कब्जा कर लिया था और खूनरेजी की थी। उन्होंने कहा कि काराबाख में फिर से अजरबैजान का झंडा फहराया गया है। इसी बीच आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिनियान के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और कुछ ऑफिसेज में प्रोटेस्ट करने वालों को अपने ही मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गद्दार होने के इल्ज़ाम वाले नारे लगाते हुए देखा गया है। एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें प्रोटेस्टर्स को किसी अहम दफ्तर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। इस बीच आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्यूसडे सुबह को अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि बेशक मैं आर्मीनिया में हूं और मैं अपना काम करना जारी रखे हुए हूं। इस हंगामे के बीच आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट करने वालों पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि एक कंप्यूटर, एक घड़ी, इत्र, एक ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा सामान प्राइम मिनिस्टर के घर से चोरी हो गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि यह सब यकीनी तौर पर मादर वतन के लिए काम करते हुए हुआ है। उधर अजरबैजान की राजधानी बाकू से तुर्की के सबाह अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अजरबैजान के लोग नगोर्नो काराबाख पर 30 साल पुराने टकराव को ख़त्म होने पर जश्न मना रहे हैं, जिसे अजरबैजान की जीत और आर्मीनिया के लिए हार के तौर पर मनाया गया है। प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के जरिए आर्मीनिया की हार के ऐलान के बाद लोग सड़कों पर उतर गए। अलीयेव ने अपने टेलीविज़न पर दी गई तकरीर में कहा है कि अकदम ज़िले को 20 नवंबर तक अजरबैजान को सौंप दिया जाएगा, जबकि कालबाजार को 15 नवंबर और लाचिल को 1 दिसंबर तक अजरबैजान को लौटा दिया जाएगा। राजधानी बाकू में खबर फैलते ही लोगों में जोश नजर आया, जिसमें हजारों लोग अजरबैजान और तुर्की दोनों मुल्कों के झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। इजराइल के एक अखबार यदियोत अखरोनोत ने खबर दी है कि इजराइल का एक मुसाफिर जहाज सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का के हवाई सीमा से गुजरा है। खबर में कहा गया है कि संडे को भारत आने वाला एक इजरायली जहाज मुक़द्दस शहर मक्का के हवाई इलाके से गुजरा, लेकिन इस बारे में सऊदी अरब के जिम्मेदारों ने कोई सफाई नहीं दी है। इस बारे में इटली के अखबार ब्लूमेंटल के एडिटर ने अपने ट्विटर पेज पर यदियोत अखरोनोत के हवाले से इस खबर को शेयर किया है। ब्लूमेंटल ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत एक इजरायली जहाज़ कल तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा, जो इथियोपिया से भारत की तरफ जा रहा था। जद्दा के आसमान से होता हुआ सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का के एयर स्पेस से गुजर गया। इजराइल के अखबार ने अपने ट्वीट को जहाज़ ट्रैकिंग कंपनी के दस्तावेज़ों के साथ ट्वीट किया है। इजरायली जहाज़ जद्दा और मुक़द्दस शहर मक्के के ऊपर से पहली बार गुजरा है, जबकि इससे पहले ये लाल सागर यानी रेड सी से गुजरा करता था। लेकिन 2018 में जब से सऊदी अरब ने भारत के एयर इंडिया को इजराइल की उड़ान के लिए अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दी है, तब से इसी रास्ते से
जाना आना रहता है। हाल ही में एक और इजरायली जहाज तेल अवीव से अबू धाबी आते हुए सऊदी अरब के रास्ते से गुजरा था, जिसमें अमेरिका और इजराइल के डेलीगेशन के लोग सवार थे। ये परवाज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद अबू धाबी पहुंची थी। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2018 में पहली बार सऊदी अरब ने भारत के एयर इंडिया को इजराइल की उड़ान के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। इस रास्ते को इस्तेमाल करने से भारत और इजराइल के बीच की उड़ान की मुद्दत में 3 घंटे की कमी हो गई है। उस वक्त 70 साल में सऊदी अरब ने पहली बार इजराइल के जहाज़ को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त दी थी। आपको ये भी याद दिला दूं कि हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान ने इजराइल से ताल्लुकात को नॉर्मल किया है। कुछ दिन पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने कहा था कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद सऊदी अरब नए प्रेसिडेंट को बड़ा तोहफा दे सकता है और वो तोहफा इजराइल से ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने का ऐलान होगा। दुनिया के हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंगबंदी अच्छी खबर है और अजरबैजान को उसके अपने इलाके वापस मिलना काफ़ी अहम है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के जहाज़ का दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर मक्का से गुजरना एक बड़ा वाक़या है। फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके बने मुल्क इजराइल की परवाज़ का मक्का से गुजरना अरब हुक्मरानों पर अमेरिका और इजराइल के बढ़ते असर का बड़ा सबूत है, जबकि अरब मुल्कों के 90% लोग इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के खिलाफ हैं। ये बात इजराइल की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए सोशल मीडिया के बारे में कराए गए सर्वे के नतीजे में सामने आई थी। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत बड़ी तब्दीलियां सामने आ सकती हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको दुनिया की खबरों से बाखबर रखा जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।